नमस्कार। जनरल साइंस की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जनरल साइंस में हम भौतिकी विषय को कवर कर रहे हैं और भौतिकी पर अब तक 11 क्लासेस मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये 12वां क्लास है और आज के इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है सरल आवर्त गति, यानी आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपने आयोग के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आयोग की परीक्षाओं की दृष्टि से। अक्सर करके इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ें मैं आपको यहाँ से कवर करा रहा हूँ आपको पता है कि मैं केवल क्वेश्चंस नहीं करा रहा, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और चैप्टर के किस पोर्शन से और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी साथ साथ मैं आपको यहाँ से बताते चल रहा हूँ। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आज ट्यूसडे है और संडे तक आपका जो भौतिकी वाला पोर्शन है यहाँ से बिल्कुल कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ में। अलग से आपको फिर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे तक केवल आप क्वेश्चन लगाएंगे और उसके बाद में सीधे हम जो बायो वाला आपका पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ में बने रहिएगा। क्लास अगर देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले एक टर्म आता है आपका पीरियडिक मोशन, आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है? कोई भी पिंड, कोई भी सिस्टम, कोई भी वस्तु उसके द्वारा एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी जो गति है उसको दोहराया जाता है। तो उस पिंड के द्वारा जो गति की जाती है उसको हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और सबसे ज्यादा ध्यान भी आपको एग्जाम्पल्स पर ही देना है और जो डेली लाइफ के आधार पर जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है, क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो डेली लाइफ एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आवर्ती गति हम पढ़ रहे हैं। आवर्ती गति का मतलब है कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित मार्ग पर एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को क्या करता है, रिपीट करता है, दोहराता है। तो उसको हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है कि सूर्य जैसे आपने देखा होगा सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। उनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है जिस पर हम रहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी का जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है, ये भी आवर्ती गति का उदाहरण है। और पृथ्वी का जो आवर्त काल होता है वो 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष का मतलब कोई भी पिंड, आप आवर्त काल को, वैसे हम आवर्त काल को बिल्कुल सेपरेटली नीचे डिस्कस करेंगे, लेकिन आवर्त काल को किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिस पिंड के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है जो कि एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है, तो उसके द्वारा उस पथ का एक चक्कर लगाने में जितना समय लिया जाता है उसको हम उस पिंड का आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। कोई भी पिंड एक निश्चित पथ पर जो चक्कर लगा रहा है तो उसका एक चक्कर जितने समय में पूरा होता है उसको कहा जाता है उसका आवर्तकाल, ठीक है। तो क्योंकि पहले एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मार्ग से भटक रही है, ठीक है। तो उसका जो समय है वो भी निश्चित है। आपको पता है 1 साल लगभग लगता है। लीप ईयर के अगर उसको छोड़ दें 366 और 365 वाला उसको मत देखिए, केवल यहाँ पे समझिए आप आवर्ती गति क्या होती है। तो जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगभग 1 वर्ष में पूरा कर लेती है और उसका जो पथ है जिस पथ पर चलते हुए वह सूर्य का चक्कर लगा रही है वो पथ भी उसका कैसा है, निश्चित है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मार्ग से भटक जाए, कहीं दूसरी जगह होकर के पृथ्वी चक्कर लगा रही है, उसी मार्ग पर जो है पृथ्वी का चक्कर, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती रहती है। तो बार बार जो है लगातार वो अपनी इस गति को रिपीट करती रहती है, दोहराती रहती है। तो इसकी जो गति हो गई वो पीरियडिक मोशन हो गया और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लेती है। तो ये उसका एक पूरा एक राउंड पूरा करने में जो टाइम ले रही है पृथ्वी, ये उसका क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये भी आवर्ती गति का उदाहरण है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। एक तो पृथ्वी है कि सूर्य का चक्कर लगा रही है वो अलग है, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। तो अपनी एक्सिस पर जब पृथ्वी घूमती है तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटा लेती है, आपको पता है। और उसी की वजह से दिन रात होते हैं। तो अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का जो आवर्तकाल हो गया वो कितना हो गया, 24 घंटे, क्योंकि वह एक चक्कर अपने अक्ष का जो लगा रही है वो कितना टाइम में लगा रही है, 24 घंटे में। और सूर्य का चक्कर एक लगा रही है वो 1 वर्ष में लगा रही है। तो 1 वर्ष जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी का आवर्तकाल। और अपने अक्ष की बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए जो अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, 24 घंटा होगा, क्योंकि वो अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। ऐसे ही हम घड़ी की सुइयों के संबंध में बात करें तो सेकंड वाली सुई पूरी घड़ी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगी, सेकंड वाली सुई
पूरी घड़ी का एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है, 60 सेकंड का टाइम लेती है। तो 60 सेकंड या 1 मिनट जो है वो सेकंड वाली सुई का क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया। इसी तरीके से अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई जब पूरी घड़ी का एक राउंड पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, तो वो 60 मिनट का समय लेती है, यानी 1 घंटे का समय लेती है। तो 1 घंटा जो है वो मिनट वाली सुई का आवर्तकाल हो गया। ऐसे ही घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे का समय लेती है। पूरी घड़ी का जो एक राउंड है, घंटे वाली सुई कितने टाइम में पूरा करती है, 12 घंटे में पूरा करती है। तो घंटे वाली सुई का जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, 12 घंटा होगा। तो यहाँ से मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपको आवर्ती गति या पीरियडिक मोशन समझ में आ गया होगा। ठीक है। दूसरा टर्म आता है आपका कंपन या दोलनी गति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, कंपन या दोलनी गति इसको हिंदी में कहते हैं। तो कंपन या दोलनी गति क्या होती है, किसी पिंड या कण की साम्यावस्था, साम्यावस्था को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो किसी पिंड या कण की साम्यावस्था के इधर उधर होने वाली जो आवर्ती गति होती है उसको हम कंपन या दोलनी गति कहते हैं। जैसे बहुत सारी घड़ियां आपने देखी होंगी, ऐसे करके यहाँ पे नंबरिंग हो रही है और उसके नीचे इस तरीके से एक लोलक टाइप का लटका रहता है। तो ये लोलक जो है इधर और इधर, ठीक है, गति करता रहता है। ये इसकी साम्यावस्था है। अपनी साम्यावस्था के इस साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये लोलक जो है लगातार क्या करता रहता है, गति करता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, दोलनी गति बोलेंगे। ठीक है, या कंपन गति बोलेंगे। तो घड़ी के लोलक की गति अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो ये कंपन या दोलनी गति का उदाहरण है। इसी तरीके से झूला, जो आपने देखा होगा, जैसे झूला टंगा हुआ है, किसी पेड़ की डाली पर कोई झूला है और उस पर कोई बच्चा झूल रहा है, तो वो जितना आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है ना। उसकी साम्यावस्था, जैसे मान करके चलिए ये पेड़ की डाली हो गई, ये पेड़ की डाली है, इस पर कोई झूला लटका हुआ है, इस पर कोई झूला लटका हुआ है। ठीक है, अब इस झूले पर जो है कोई बैठा हुआ है, तो ये झूला जो है इस साइड में जितना जाएगा आगे की तरफ उतना ही पीछे की तरफ जाता है। तो ये भी जो है इसकी साम्यावस्था, ये इसको बीच वाली कंडीशन को आप इसकी साम्यावस्था मान सकते हैं। और साम्यावस्था के दोनों साइड में आगे और पीछे की तरफ ये लगातार गति करता रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, इसकी गति जो होगी वो भी एक प्रकार से हम कंपन गति या दोलनी गति उसको कह सकते हैं। इसी तरीके से पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में, जो दंड चुंबक जिसको हम अंग्रेजी में बार मैग्नेट बोलते हैं, उसकी जो गति होती है वो भी कंपन या दोलनी गति के अंतर्गत आती है। ठीक है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। जो जो जरूरी चीजें होंगी वो सारी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो भी क्वेश्चन बनेगा इस वाली वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं यहाँ पर वीडियो डाल रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि इस पर व्यूज जो है बहुत कम आ रहे हैं, 50, 60, 100, 120। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। ये भी एक रीज़न इसमें हो सकता है। लेकिन इतना मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में काम करता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कह भी सकता हूँ कि मैं ज़्यादातर चीज़ें जो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, लगभग 600 प्लस वीडियोस जो है मैं अब तक बना चुका हूँ। और जितनी सारी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं उसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पर फोकस नहीं किया है। मेरा उद्देश्य यही है, जितना समय मुझे मिल पाता है अपने काम से, तो उतने समय में मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितनी भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं डालूँ वो बिल्कुल कंप्लीट डालूँ, ताकि ना तो मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़े और ना ही आपको, अगर जो भी व्यक्ति या जो भी आप में से मित्र हमारा जो भी इस चैनल को फॉलो करता है, तो उसको वो चीज़ कहीं दूसरी जगह से जाकर के नहीं पढ़नी पड़े या उसको फिर सर्च नहीं करना पड़े उस चीज़ के लिए कभी भी, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंप्लीट की हुई हैं। अब मेरा जो फोकस है वो साइंस सब्जेक्ट पे है। संडे तक फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में बायो स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे कि आपको यूपी पीसीएस के लिए या फिर आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनके लिए अलग से चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे इस पर मैं और काम कर रहा हूँ। और मैं 2 मिनट आपके लिए इसी वजह से ले रहा हूँ कि जैसे आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है, चाहे आपकी स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, है ना, आर एस शर्मा हो गई, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर एस शर्मा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेक्ट्रम से काम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से किताबें हैं। आर एस शर्मा वगैरह देखेंगे तो आप, प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं उन सारी की सारी समरी को मैं हैंड रिटन फॉर्म में आपके लिए यहाँ से प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो ये मेरा कहीं ना कहीं पर्पज़ है काम करने का। बाकी देखेंगे आगे किस तरीके से मैं कर पाता हूँ और आपका कितना सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कंपन और दोलन गति हमारी होगी। मैंने आपके 2 मिनट बिगाड़े, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बीच में वैसे मैं इस तरह की बात करता नहीं हूँ, डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट हो गए, उसके लिए क्षमा याचना है।
इसके बाद में स्टार्ट करते हैं सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हम बात कर रहे थे उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं, देखिए एक है आपका चरम बिंदु, एक है आपका मध्यमान बिंदु। तो चरम बिंदु और मध्यमान बिंदु ये क्या होते हैं पहले इसको जानिए, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। तो जैसे मान करके चलिए हम वही लोलक वाला उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए ये घड़ी है और ये इसके नीचे लोलक लटका हुआ है, ठीक है। अब ये जो है आपको पता है इधर भी मूव करेगा, इधर भी मूव करेगा, है ना। तो मध्यमान बिंदु ये हो गया जहां पर लोलक लटका हुआ है, और चरम स्थिति वो हो गई कि गति करते हुए दोनों साइड में, चाहे हम इस साइड की बात करें और चाहे हम इस साइड की बात करें, दोनों साइड में जहां तक लास्ट ये जाता है, जितनी डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है। तो ये इसकी चरम स्थिति हो गई, चाहे इस साइड की बात करें चाहे इस साइड की बात, ये इसका चरम बिंदु है। और मध्यमान बिंदु जहां पर ये लटका हुआ है। तो चरम बिंदु और मध्यमान बिंदु आपको समझ में आ गए। अब चरम बिंदु और मध्यमान बिंदु से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जो आपको याद रखनी है, वो याद रखिएगा कि सरल आवर्त गति में सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी जो दो प्रकार हमने बताए थे, चाहे दोलनीय गति या कंपनी गति का बताया था, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सरल आवर्त गति में चरम बिंदु पर जो भी कण होता है या पिंड होता है, या जैसे हम लोलक का एग्जाम्पल ले तो लोलक आप मान सकते हैं, उसका जो त्वरण होगा वो मैक्सिमम होगा। चरम बिंदु पर सरलावर्त गति में सिंपल हार्मोनिक मोशन में चरम बिंदु पर पिंड का या कण का जो त्वरण होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है। वेग जो होता है वो शून्य होता है, वेग शून्य होता है। जैसे लोलक जो है अपनी चरम स्थिति तक पहुंचेगा यहाँ, और यहाँ जब ये पहुंच जाएगा चरम स्थिति पर, तो यहाँ से क्या करेगा, फिर ये पीछे की तरफ लौटेगा। तो जहां पर अंतिम रूप में लोलक पहुंच रहा है और उसी पार्टिकुलर पॉइंट से ये पीछे की तरफ बैक कर रहा है, तो इस स्थान पर एक समय के लिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका जो वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि वेग शून्य होगा तभी वो पीछे की तरफ जो है रिटर्न करेगा, लौटेगा। तो याद रखना है चरम स्थिति पर जैसे ही कण पिंड या फिर कोई भी लोलक पहुंचता है, तो उस पर उसका जो वेग है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। और चरम बिंदु पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, और जो त्वरण मैक्सिमम ऊपर मैंने बताया था आपको पहले वाले पॉइंट में, चरम बिंदु पर त्वरण जो होता है वो अधिकतम होता है। तो त्वरण का जो कारण होता है वो प्रत्यानयन बल ही होता है, क्योंकि चरम बिंदु पर जो भी पिंड होता है या कण होता है उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, और इसी प्रत्यानयन बल के कारण जो है त्वरण पर प्रभाव पड़ता है। गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है चरम बिंदु पर, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। जब वेग शून्य है गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहां पहुंचेगा उसकी गति बिल्कुल एक समय के लिए स्थिर हो जाएगी, फिर वहां से वो पीछे की तरफ यानी अपनी दूसरी साइड की तरफ गति करना प्रारंभ करेगा। तो गतिज ऊर्जा भी चरम बिंदु पर शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल मैंने एनर्जी वाले उसमें चैप्टर में हम बात करें तो मैंने बताया था। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कैसे हो जाती है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा आपके समझने के लिए। जैसे आप क्या करते हैं, आप हाथ में एक पत्थर लेके अपनी छत पर चढ़ जाते हैं। हाथ पे हमने एक पत्थर लिया आपने, और उस पत्थर को लेकर के आप कहाँ चढ़ गए, अपनी छत पर पहुंच गए। तो आप नॉर्मल पत्थर लेकर के गए हैं, लेकिन आप देखेंगे उस पत्थर को जब ऊपर से छत से नीचे की तरफ आप गिराएंगे, तो वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा उसकी गति बढ़ती चली जाएगी, है ना। ऊपर से कोई भी पिंड जब नीचे छोड़ा जाता है उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो जब पिंड आपके हाथ में था और उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जब आप उसको नीचे की तरफ छोड़ने वाले थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो स्थितिज ऊर्जा था, स्टैटिक एनर्जी थी, वो मैक्सिमम थी, ठीक है। क्योंकि उसी स्थितिज ऊर्जा के कारण उसने नीचे की तरफ गति करना प्रारंभ किया, उसमें संचित थी वो ऊर्जा। जब जितना आप ऊपर लेके जा रहे हैं किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को, उसके अंदर एक स्टैटिक एनर्जी जो है वो संचित हो रही है। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे स्टैटिक एनर्जी उतनी ही उस पर संचित हो रही है, फिर जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो उसी स्टैटिक एनर्जी की वजह से वो नीचे की तरफ गति करने लगेगा। क्योंकि चरम बिंदु पर जाकर के लोलक पीछे की तरफ लौटता है, और वो किसकी वजह से लौटता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्या हो जाती है, स्टैटिक एनर्जी संचित हो जाती है। तो स्टैटिक एनर्जी जो होती है वो चरम बिंदु पर मैक्सिमम होती है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। वैसे जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लगे कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, तो आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। मध्यमान बिंदु की बात करते हैं। मध्यमान बिंदु मतलब जैसे ये घड़ी है, इसका ये लोलक लटका हुआ है, तो ये इसकी मध्यमान बिंदु की बात हो रही है। और मान के चलिए किसी टाइम पे लोलक यहाँ आएगा और किसी टाइम पे लोलक यहाँ आएगा, जब ये गति करेगा इधर उधर दोनों, है ना। तो यहाँ मध्यमान बिंदु की बात कर रहे हैं, या चरम स्थितियों की बात हम कर चुके हैं पहले। चरम बिंदु पर क्या चीजें होती है, क्या कंडीशन होती है, तो चरम बिंदु ये भी है, चरम बिंदु ये भी है, दोनों चरम बिंदु है। मध्यमान स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे, मध्यमान बिंदु पर जो त्वरण होता है वो शून्य होता है। चरम बिंदु पर अधिकतम होता है त्वरण, मध्यमान बिंदु पर शून्य होता है।
और यहाँ पर वेग अधिकतम होता है, ठीक है, मध्यमान बिंदु पर। और कोई बल जो है इस टाइम पे यहाँ पे कार्य कर नहीं रहा होता है, इस वजह से जब बल कार्य नहीं कर रहा है तो त्वरण जो होता है वो भी शून्य होता है। चरम बिंदु पर आपने देखा था प्रत्यानयन बल कार्य करता है, और उसी प्रत्यानयन बल के कारण एक त्वरण जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है चरम बिंदु पे। मध्यमान बिंदु पर कोई भी प्रत्यानयन बल कार्य नहीं करता, इस वजह से त्वरण यहाँ पे शून्य होता है। गतिज ऊर्जा इस जगह पे मैक्सिमम होती है और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे शून्य होती है। तो ये चीजें हैं चरम बिंदु और मध्यमान बिंदु की, याद रखिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि पृथ्वी में, मान करके चलिए पृथ्वी है आपकी, और इस पृथ्वी में आर पार एक सुरंग खोद दी जाए, ठीक है, बिल्कुल पृथ्वी के आर पार एक सुरंग बना दी जाए। एक कल्पना आपको करनी, इमेजिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि मान करके चलें कि पृथ्वी में आर पार एक काल्पनिक सुरंग जो है बनी हुई है, और उस सुरंग में कोई गेंद छोड़ी जाती है, ठीक है। तो गेंद अगर उस सुरंग में छोड़ी जाएगी जो कि पृथ्वी के आर पार बनी हुई है, तो जो गेंद है वो पृथ्वी के केंद्र के आसपास सरल आवर्त गति करने लग जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी में आर पार की गई काल्पनिक सुरंग में अगर कोई गेंद छोड़ी जाती है तो वो वो वस्तु जो है वो पृथ्वी के केंद्र के आसपास या उसके इर्द गिर्द सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगती है। अब बार बार ये टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, लोलम, लोलक, ठीक है, लोलक को पेंडुलम भी कहते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। अगर कोई एम द्रव्यमान की गोली, यदि कोई एम द्रव्यमान का मतलब है द्रव्यमान को, उसके वजन को हम किसी अल्फाबेट से शो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एम यानी मास, ठीक है। तो कोई भी द्रव्यमान हो सकता है उसका, तो यहाँ पर क्योंकि नंबर्स नहीं रख सकते समझने के लिए, तो इसलिए अल्फाबेट का यूज करते हैं। ये चीजें मैं इतना सिंपल तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, उनको सब पता होता है क्योंकि वो पढ़ के आते हैं ये सारी चीज़ें। तो कोई एम द्रव्यमान की गोली नगण्य द्रव्यमान के एक धागे से बंधी हुई है, ठीक है, और वो किसी धुरी के परितः एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, लोलक कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर वही घड़ी वाला एग्जाम्पल लिया था, तो एक ऐसी डोरी से कोई लोलक लटका हुआ है, या कोई ऐसा पिंड लटका हुआ है, या कोई गोली लटकी हुई है जिसका कोई द्रव्यमान है अपने आप में, कोई जिसका क्या कोई मास है अपने आप में, जिसका कोई वजन है, तो वो एम द्रव्यमान है। और ये किसी ऐसे धागे से लटकी हुई है जिसका वेट जो है, जिसका वजन जो है, जिसका द्रव्यमान जो है वो नेग्लिजिबल है, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, जैसे किसी पतले धागे से कोई गोली बंधी हुई है ना। तो वो यही बताने का प्रयास कर रहा है, कोई एम द्रव्यमान की गोली किसी भी नगण्य द्रव्यमान यानी नेग्लिजिबल कोई उसका मास है, नेग्लिजिबल कोई उसका द्रव्यमान है, उसके धागे से बंधी हुई है, और वो किसी धुरी के परितः, ठीक है, किसी धुरी के परितः मतलब उसके इधर उधर चारों तरफ में सरल आवर्त गति करती है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, लोलक कहा जाता है। लोलक का जो आवर्तकाल है यानी टी, टी से आवर्तकाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं। तो लोलक का जो आवर्तकाल है उसकी लंबाई यानी एल, और उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, उस पर निर्भर करता है। तो जो लोलक का आवर्तकाल होता है उसको इस फॉर्मूले से शो किया जाता है, 2 पाई रूट में L/G, ठीक है, इतना याद रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे दिमाग में, तो इसके आधार पर जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, कि किसी भी चीज के परिवर्तन से, लंबाई में परिवर्तन से, ठीक है, लोलक की लंबाई के परिवर्तन से या फिर उसके गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से आवर्तकाल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आवर्तकाल बढ़ता है घटता है, तो वो चीजें इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पर आप ध्यान रखेंगे। लोलक का जो आवर्तकाल है वो गर्मियों में बढ़ जाता है, लोलक का आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ जाता है और सर्दियों में घट जाता है। कारण क्या है, देखिए टी बराबर हमने देखा था 2 पाई और अंडर रूट में L/G, ये हमने पढ़ा था लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल जब हम निकालते हैं तो आवर्तकाल देखिए टी आवर्तकाल है और बराबर में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक एल है एक जी है। तो जाहिर सी बात है कि जो आवर्तकाल है हमारा वो किस पर निर्भर करेगा, लोलक की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर, ठीक है। इन दोनों चीजों पर इसकी निर्भरता रहेगी। तो गर्मियों में क्या होता है आपको पता है, गर्मियों में टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं जो डोरी होती है मतलब धातु की डोरी है, तो उसमें तनाव जो है वो तनाव जितना होता है तो विस्तार हो जाता है, जैसे मेटल का कोई चीज़ है तो उसका विस्तार हो जाएगा। सर्दियों में कहीं ना कहीं चीज़ें संकुचित होती हैं, सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता है तो चीज़ें संकुचित होने का प्रयास करती हैं। तो इसी वजह से लोलक का जो आवर्तकाल है, क्योंकि उसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, इस वजह से गर्मियों में उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है और सर्दियों में उसका आवर्तकाल घट जाता है। इसी कारण से क्या होता है कि जो पेंडुलम घड़ियां होती हैं जिनमें पेंडुलम या लोलक लगा होता है, आवर्तकाल कम होने के कारण
गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं और सर्दियों में तीव्र हो जाती है। ठीक है। झूले पर झूल रही एक लड़की जो कि बैठी अवस्था में है, यदि वो खड़ी हो जाए, यानी कोई लड़का है या लड़की है वो झूला पर झूल रहा है और वो बैठे हुए झूला झूल रहा है, अगर उसी जगह पर, ये प्रैक्टिकल आप खुद भी कर सकते हैं, आपने भी देखा होगा, यानी जब व्यक्ति बैठा हुआ है झूले पर और झूले पर बैठे हुए झूल रहा है तो उसकी जो गति होगी, उसकी मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ आगे और पीछे, वो गति, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है। उसकी डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी अगर वो बैठी हुई अवस्था में है। अगर उसी जगह पर कोई खड़ा हो जाता है, उस जगह पर झूले पे खड़ा हो जाते हैं, तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम होने का मतलब है कि वो एक जो अपना एक साइकिल पूरा कर रहा है उसमें उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है। वो तेजी से जो है उसकी गति बढ़ जाएगी। तो झूला पर झूले ही गड़ेगी, अगर वो बैठी हुई है, खड़ी हो जाती है, तो झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला तेजी से क्या करने लगेगा, दोलन करने लगेगा। ठीक है। लोलक का आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 84.6 मिनट जो है किसी भी सरल लोलक का आवर्तकाल हो सकता है। ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है। लोलक वाली जो घड़ी होती है उसको अगर मैदानी भाग से कहाँ पे ले जाए, पहाड़ों पर ले जाया जाए, तो वो क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। क्योंकि मैदान से पहाड़ पर जाने, जब भी हम मैदानी क्षेत्र से पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़ पर जाने का मतलब है कि हम ऊंचाई पर जाते हैं। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो कम होता चला जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण के कम होने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे जी के मान में कमी होगी, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होगी, आवर्तकाल में वृद्धि होती चली जाती है। जी के मान में वृद्धि होगी तो आवर्तकाल कम होता चला जाएगा। तो याद रखेंगे, लोलक घड़ी को अगर मैदानी भाग से कहाँ पे ले जाया जाए, पहाड़ी क्षेत्र में ले जाया जाए, ऊंचाई पर ले जाया जाए, तो उसके लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में कमी हो जाती है। ठीक है। हाँ, इसका एक अपवाद ये है कि स्प्रिंग वाली जो घड़ी होती है वो जी के मान से अप्रभावित रहती है, उसका गुरुत्वीय त्वरण का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता जो स्प्रिंग वाली घड़ी होती है। अतः वह दोनों कंडीशन में सही समय बताती है। लेकिन लोलक वाली जो घड़ी होती है वो मैदानी भाग में अगर उसके समय का आकलन करें और पहाड़ी क्षेत्रों में उसके समय का आकलन करें तो उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। वो इसी वजह से देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं मुक्त दोलन, फ्री ऑक्सीलेशंस। मुक्त दोलन क्या होते हैं, दोलन करता हुआ कोई पिंड है या कोई भी वस्तु है, उस पर अगर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसके द्वारा जो दोलन किए जाएंगे उनको बोलेंगे हम मुक्त दोलन, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं है। और इस प्रकार के दोलन में क्या होता है, दोलन का आयाम जो होता है वो नियत रहता है। इस वजह से पिंड की ऊर्जा का ह्रास जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मुक्त दोलन के। देखिए, सरल लोलक को साम्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ने पर यह मुक्त दोलन करता है। जैसे मान करके चलिए ये लोलक है, आपने इसको अपने हाथ से पकड़ा और हाथ से पकड़ करके इसको खींचा पीछे की तरफ और यहाँ पर इसको आप ले गए और यहाँ पर ले जा करके आपने इसको छोड़ दिया, तो ये अपने आप इस तरीके से दोनों साइड में क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो इसके द्वारा किया गया जो दोलन होगा वो मुक्त दोलन होगा। और इसकी आवृत्ति लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करती है और इस स्थिति में लोलक नियत आयाम से अनंत समय तक कंपन करता रहेगा। अब एक होता है स्वरित्र द्विभुज, इसको रबर की गद्दी पर जब मारा जाता है तो उसकी भुजाएं अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने लगती हैं, जो कि उसकी भुजाओं की लंबाई, मोटाई और उसके पदार्थ की इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। ऊंचे भवन की बात की जाए, पुलों की बात की जाए, जहाज हो गए, मशीन हो गए आदि के जो विभिन्न भाग होते हैं वो भी अपने आप में फ्री ऑसिलेशंस करते रहते हैं, मुक्त दोलन करते रहते हैं। जब एक सोनोमीटर तार को खींचा जाता है तो यह स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने लगता है। यह तार की लंबाई, घनत्व, तार के तनाव या खिंचाव पर जो है निर्भर करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये किसके हैं, मुक्त दोलन के हैं। इसके बाद में प्रणोदित दोलन आते हैं, फोर्स्ड ऑक्सीलेशंस। ये क्या होते हैं, किसी वस्तु का बाह्य आवर्ती बल के अंतर्गत अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न किसी आवृत्ति से दोलन करना। ठीक है। यानी इस कंडीशन में जब हम प्रणोदित दोलन की बात करें तो यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है। कोई बाहरी आवर्ती बल है, उसके अंतर्गत कोई वस्तु दोलन कर रही है और दोलन कैसे कर रही है, उसकी जो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति है उससे अलग किसी आवृत्ति से, अलग किसी फ्रिक्वेंसी से दोलन जब करती है कोई भी वस्तु, तो उसको हम फोर्स्ड ऑक्सीलेशंस बोलते हैं, प्रणोदित दोलन उसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र जो होता है जिसमें तार लगे होते हैं, तार लगा हुआ बात, जैसे गिटार वगैरह जो होती है, सितार वगैरह, गिटार वगैरह, तो उस यंत्र में एक खोखला बॉक्स लगा होता है जिससे ध्वनि को तीव्र किया जाता है।
जब तार को हम मूव करते हैं, हिलाते हैं, तो उससे दोलन उत्पन्न होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं। और ये दोलन खोखले बॉक्स के भीतर की वायु में प्रणोदित दोलन यानी फोर्स्ड ऑक्सीलेशंस उत्पन्न करते हैं, जिससे यंत्र में क्या सुनाई देती है? ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। अवमंदित दोलनों की बात करते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशंस। वस्तु के दोलन का आयाम समय के साथ घटता जाता है और कुछ समय बाद दोलन बंद हो जाता है। जैसे आप ये ये सरल लोलक है, इसको आपने कुछ फोर्स लगाया इस पर और ये दोलन करने लग गया, तो कभी ये इधर जाएगा, कभी इसकी स्थिति यहाँ पे होगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा तो आयाम जो है इसका घटता जाएगा। आयाम क्या होता है? आयाम मैं आपको बताना भूल गया। आयाम ये होता है कि जैसे इस माध्य स्थिति की बात करें, ये लोलक अपनी माध्य स्थिति में, तो यहाँ से लेकर के इसके दोनों साइड में इसका जो विस्थापन होता है वो आयाम से उसको जो है आयाम हम कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस होगी, समझने की दृष्टि से आप इसको दूरी कह लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी जो होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी होगी, हालांकि दूरी विस्थापन अलग होते हैं, मैं आपको पहले बताया, तो ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि दूरी और विस्थापन एक होते हैं। दूरी विस्थापन एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं समझने की दृष्टि से बोल रहा हूँ, एक तरह की डिस्टेंस है। विस्थापन भी एक तरह की डिस्टेंस है और दूरी भी एक तरह की क्या है? डिस्टेंस है, एक तरह की लेंथ है, एक तरह की लंबाई है। तो माध्य स्थिति से दोनों तरफ उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, विस्थापन होता है, वही आयाम होता है। तो वस्तु के दोलन का आयाम समय के साथ घटता जाता है। जब आप एक चीज को पकड़ करके और उसको मतलब पीछे की तरफ खींच करके छोड़ते हैं, तो थोड़ी देर तक वो इधर उधर अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता रहेगा। फिर धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाएगा तो उसकी जो आयाम है यानी जो डिस्टेंस है वो घटती चली जाएगी। ठीक है। तो सरल लोलक के जो गोलक के दोलन होते हैं वो भी अवमंदित दोलन की कैटेगरी में आते हैं। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके पिंड के दोलन हो गए, ये भी जो है उसी में आएंगे, इसमें आएंगे, अवमंदित दोलन में आएंगे। सितार के तार में जो वायु में दोलन होते हैं वो भी जो है अवमंदित दोलन में आएंगे। जैसे कोई सितार है या गिटार है, उसके तार को आप थोड़ा सा मतलब जैसे उंगली से, गिटार में जैसे उंगली से तो बजाते हैं उसको, उंगली या जो बजाने का उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उसको थोड़ा सा हमने बजाया तो एक ध्वनि पैदा होगी। तो पहले ध्वनि तेज पैदा होगी, फिर धीरे धीरे ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके कंपन या उसके जो दोलन है वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? कम होते चले जाएंगे। तो यही बताने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है कि अवमंदित दोलन वे दोलन होते हैं जब दोलन का आयाम समय के साथ धीरे धीरे घटता चला जाता है और कुछ समय बाद वो दोलन अपने आप में बंद होता है। जैसे हम सितार का एग्जांपल लें तो उसको हम तार को थोड़ा सा उसमें हिलाएंगे, उसको मूव करेंगे, तो उसमें कंपन उत्पन्न होंगे जिसकी वजह से एक ध्वनि उत्पन्न होगी। वो ध्वनि पहले तेज आवाज की होगी, फिर धीरे 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 वो कम आवाज उसकी होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब ध्वनि आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके दोलन बंद हो चुके होंगे। ठीक है। इसके बाद में आता है साहब आपका रेजोनेंस, अनुनाद। ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल पूछा जाता है, यहाँ से इसका जो अनुनाद का जो एग्जाम्पल है यहाँ से प्रश्न आया है और इसको थोड़ा समझिएगा। जब किसी दोलन करने वाले पिंड पर अवमंदन प्रभाव नगण्य हो जाता है, अवमंदित दोलन के बारे में अभी हम बात करें, तो अवमंदन का जो इफेक्ट है किसी भी दोलन करने वाले पिंड पर, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा पिंड जो दोलन कर रहा है, ठीक है, और उस पर अवमंदन का प्रभाव जो है वो न के बराबर हो जाता है, तो बाहरी बल की आवृत्ति पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है। बाहर की फ्रीक्वेंसी जो पिंड की खुद की फ्रीक्वेंसी होती है उसके बराबर हो जाती है। और जब किसी पिंड की फ्रीक्वेंसी या पिंड की आवृत्ति उसकी बाहरी आवृत्ति के बराबर हो जाए, या बाहरी बल जो उस पर लगाया जा रहा है उस बल की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो किसी भी पिंड की, किसी भी वस्तु की खुद की जितनी फ्रीक्वेंसी है, खुद का जितना उसका क्या कहते हैं आवृत्ति, उस वो दोनों अगर जब बराबर हो जाती हैं तो दोलनों का जो आयाम होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोलनों का आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इस तरह के जो दोलन होते हैं उनको अनुनादी दोलन हम कहते हैं। ठीक है। और ये पूरी क्रिया जो होती है, पूरी क्रिया कौन सी? बाहरी बल की आवृत्ति का पिंड की खुद की या स्वाभाविक आवृत्ति का बराबर हो जाना और उसके कारण दोलनों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो इस क्रिया को हम, पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं, अनुनाद कहते हैं। अनुनाद के उदाहरण, अनुनाद मशीनों में पाया जाता है। ठीक है। ध्वनि या विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, विद्युत परिपथ जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, उन सभी में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि कोई सेना, कोई आर्मी की टुकड़ी समूह में जब किसी पुल को पार कर रही है, तो सैनिक जनरली क्या होता है? कदम मिला करके नहीं चलते, कदम मिला करके नहीं चलते। जैसे कदम सैनिकों की जो ड्रिल होती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो जब भी कोई पुल वगैरह आता है या कुछ ऐसी चीज आती है तो उस टाइम पर वो अपने कदमों को मिला करके नहीं चलते, नॉर्मली निकल करके जाते हैं। अब क्या होगा अगर वो अपने कदम मिला करके चलें? कदम मिला करके चलेंगे, बिल्कुल एक ही साथ सभी का लेफ्ट पैर पड़ेगा, एक ही साथ सभी का राइट पैर पड़ेगा और एकदम
जिस तरीके से स्वाभाविक रूप में वो ड्रिल करते हैं उसी तरीके से चलेंगे तो क्या होगा, उनके कदमों की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उनके कदमों की जो आवृत्ति होगी, वो पुल की जितनी स्वाभाविक आवृत्ति है वो बराबर हो जाएगी। कदमों की आवृत्ति जब पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो बड़े आयाम के कंपन जो है पुल जो है बड़े आयाम के कंपन पैदा करने लगेगा, जिसकी वजह से पुल के टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसी वजह से जब आर्मी की कोई टुकड़ी पुल या किसी ऐसी चीज को पार करती है तो वे अपने कदमों को मिला करके नहीं चलते। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने आज सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया, सरल आवर्त गति को डिस्कस किया। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, संडे तक आपका भौतिकी का जितना भी मटेरियल है, जहाँ जहाँ से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बायो को भी इसी तरीके से बहुत स्पीड से हम यहाँ से कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छा लगता है तो इसको फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और अपना सुझाव, अपना फीडबैक, अपना रिस्पांस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुझाव से ही जो है कुछ काम करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।